बच्चों आज हम इस एंड ऑफ द चैप्टर ही हैं, पर अभी भी शायद लगेगा टाइम। देखो करोजन अभी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं। देखो करोजन व्हेन मेटल्स आर अटैक्ड बाय सब्सटेंसेस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, एसिड्स एक्सेट्रा, इट इज सेड टू करोड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड करोजन। देखो करोजन क्या होता है? करोजन में आपको पता है कि मेटल्स बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। मेटल्स मतलब तैयार ही होते हैं, वो रिएक्ट करने के लिए तैयार होते हैं। तो स्पेशली आयरन, ठीक है, मतलब अगर एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर है, ऑक्सीजन है, ठीक है, तो वो तुरंत अपने आप को उससे रिएक्ट करा देते हैं, ठीक है। और रिएक्ट करा देते हैं तो वो करोड हो जाते हैं, ठीक है। करोड होना, भाई जंग लगना बोलते हैं ना, जंग लग गई, काट लग गया, ऐसे ऐसे शब्द हम यूज करते हैं हिंदी में, ठीक है। तो मेटल्स बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और तैयार ही बैठे होते हैं। तो और मॉइस्चर और ये तो इजीली अवेलेबल है, ऑक्सीजन, तो वो तुरंत उसके साथ रिएक्ट हो जाते हैं और करोड हो जाते हैं। इस प्रोसेस को करोजन कहते हैं, ठीक है। मेटल्स की प्रॉपर्टीज में आपने पहले पढ़ा भी होगा, इवन 9th में भी पढ़ा होगा कि मेटल्स कितने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो कौन कौन मतलब करोजन किस किस को जल्दी होता है, कौन कौन तैयार होता है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आयरन की बात करते हैं, Fe, ठीक है। जो आयरन है Fe, तो Fe भी तरह या तो उसको एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन होती है या वाटर से वो जल्दी करोड हो जाता है, ठीक है। उसका जो कलर है, वो जो शाइनी कलर है, वो उसका रेडिश ब्राउन हो जाता है, एकदम आप देखोगे रेडिश ब्राउन पाउडर जैसा ऐसे पीछे छूटता है, ठीक है। तो वो उसको रस्ट लग जाता है, ठीक है। तो व्हेन आयरन रिएक्ट्स विद मॉइस्चर, ऑक्सीजन या वाटर इन द एटमॉस्फेयर, तो इसको मतलब उसके ऊपर जो कोटिंग है वो रेडिश ब्राउन हो जाती है, ठीक है। रेडिश ब्राउन कोटिंग हो जाती है और उसे हम रस्ट कहते हैं, ठीक है। इसके बाद कॉपर है, ठीक है। जो कॉपर है वो कॉपर भी जल्दी रिएक्ट हो जाता है। कॉपर कार्बन डाइऑक्साइड से, वाटर से जल्दी रिएक्ट हो जाता है और उसके ऊपर ग्रीनिश लेयर बन जाता है, ठीक है, ब्लूइश ग्रीन लेयर। आपके एनसीईआरटी में ग्रीनिश लेयर है, ठीक है, ग्रीन लेयर उसके ऊपर बन जाता है कॉपर के ऊपर, ठीक है। वो रिएक्ट हो जाता है जल्दी से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, मतलब तो वाटर से, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट हो जाता है और ग्रीन लेयर उसका भी कलर बदल जाता है, तो मतलब उसको भी वो भी कोरोड हो गया, ठीक है। सेम आप सिल्वर में देख सकते हो, सिल्वर टर्न्स ब्लैक, ठीक है, चांदी समय के साथ। तो अगर सिल्वर पे अगर वो सल्फर से रिएक्ट हो जाता है, सिल्वर अगर सल्फर से रिएक्ट हो जाता है तो सिल्वर सल्फाइड बनाएगा, AgS बनाएगा और वो होता है ब्लैक कलर का, उस पर ब्लैक कलर की कोटिंग हो जाएगी, ठीक है। तो आयरन टर्न्स रेडिश ब्राउन ऑन कोरोजन और कॉपर टर्न्स ग्रीन ऑन कोरोजन, और जो हमारा सिल्वर है, सिल्वर टर्न्स ब्लैक ऑन कोरोजन, ठीक है। तो यहाँ आपके एनसीईआरटी में 3 एग्जांपल्स दिए हुए हैं कोरोजन के, आयरन, सिल्वर और कॉपर, ठीक है। आयरन टर्न्स रेडिश ब्राउन, सिल्वर टर्न्स ब्लैक और कॉपर टर्न्स ग्रीन ऑन कोरोजन। और मतलब आयरन तुरंत ऑक्सीजन और तुरंत वाटर से रिएक्ट हो जाता है, कॉपर भी कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट हो जाता है एटमॉस्फेयर में, वाटर से रिएक्ट हो जाता है, सिल्वर सल्फर से रिएक्ट होकर सिल्वर सल्फाइड बना देता है, ठीक है। क्योंकि मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है कि वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और तुरंत वो किसी से भी रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कोरोजन है, मेटल्स आर अटैक्ड बाय सब्सटेंसेस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, एसिड एक्सेट्रा, इट इज सेड टू कोरोड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। जंग लग जाती है और इस प्रोसेस को कोरोजन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, डैमेज क्या होता है, कोरोजन से नुकसान क्या क्या हो रहा है, ठीक है। तो आपको मोस्टली इसका जो स्ट्रॉन्ग नुकसान है वो मोस्टली आयरन पे होता है, ठीक है। तो क्योंकि आयरन मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, वो तुरंत मतलब रिएक्ट कर जाता है, उसको बहुत नुकसान होता है। कोरोजन से क्या होता है, कॉजेस डैमेज टू कार बॉडीज, ठीक है। कार के जो हमारी आप देखेंगे बहुत लंबे समय तक अगर कार एकदम बारिश के टाइम ऐसे बहुत लंबे समय तक अगर पानी पड़े कार पे, ठीक है, लंबे समय तक, तो वो आप देखोगे कि एकदम डैमेज हो जाता है। अच्छा, कोरोजन का जो असर है, कलर, उसका जो लुक है वो तो खराब करता ही है चीज का, पर अंदर से भी जो चीज है उसे वीक बनाता है, ठीक है। उसका लुक तो खराब करता ही है चीज का, ठीक है। मतलब कोरोजन का इफेक्ट क्या है भाई, उसने जो लुक था वस्तु का वो खराब किया, और दूसरा वो इंटरनली वीक कर देता है उस चीज को, ठीक है। वो चीज वीक हो जाती है अंदर से। कोरोजन कॉजेज डैमेज टू कार बॉडीज, ब्रिजेस,
iron railings, ships and to all objects made of metals, especially those of iron. ठीक है, मेटल से हर बनी हुई चीज का कोरोजन नुकसान करता है. ठीक है, स्पेशली आयरन. ठीक है, आपको पता है आयरन रेलिंग्स मतलब और शिप्स होती हैं, कार बॉडीज हैं, ब्रिजेस हैं. ठीक है, तो इस तरह से जो भी आयरन की वस्तु हैं वो कोरोजन से खराब होती है. ठीक है, अच्छा कोरोजन से बचा कैसे जा सकता है. ठीक है, ये भी आपने डिटेल में जब आप मेरे ख्याल से ये सब 8-9 में पढ़ के आए हो. कोरोजन से बचा कैसे जा सकते, आप चीज को कैसे बचा सकते हो कोरोजन से. तो आप पेंट कर सकते हो, ऑयलिंग कर दो, ग्रीजिंग कर दो, गैल्वेनाइजिंग एक प्रोसेस है. ठीक है, अभी आप में वो डिटेल में नहीं है, खाली आप आपको इतना समझना है कि आप प्रिवेंट कैसे कर सकते हो. ठीक है, कोरोजन से प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है. ऑयल कर लो, ग्रीसिंग कर लो, गैल्वेनाइज कर लो, पेंट कर लो, अलॉय मतलब मिक्सचर ऑफ मेटल विद अदर मेटल. आप किसी ऐसे मेटल से मिक्सचर करा दो कि भाई वो जो कम रिएक्ट ना करे. ठीक है, तो इस तरह से ऑयलिंग, ग्रीसिंग, गैल्वेनाइजिंग, पेंटिंग, अलॉइंग, बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं जो करने से आप कोरोजन से बच सकते हो. ठीक है, तो अगर आपको आए ऐसे कि व्हाट इज कोरोजन, व्हाट आर इट्स इफेक्ट्स एंड हाउ कैन वी प्रिवेंट कोरोजन, तो आपको ये सब लिखना पड़ेगा. उसमें एग्जाम्पल जरूर इन तीनों का लिख देना. ये एग्जाम्पल जरूर लिखना. फर्स्ट आयरन का कि आयरन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड वाटर. ठीक है, एंड फॉर्म रस्ट. ठीक है, इट टर्न्स रेडिश ब्राउन. फिर सेकंड कॉपर का जरूर लिखना. ठीक है, सेकंड एग्जांपल. और तीसरा एग्जांपल सिल्वर का है. ठीक है, तो जब भी कोरोजन लिखो तो ये 3 एग्जांपल आप जरूर लिखना. ठीक है, कोरोजन का टॉपिक आए तो आप ये 3 एग्जांपल जरूर लिखना. इससे आपका जो टॉपिक है वो पूरा हो जाएगा. ठीक है, डेफिनेशन लिखने की, उसके मतलब ये 3 एग्जाम्पल्स लिख देने के डैमेज और उसका प्रिवेंशन, आप बचा कैसे सकते हो उसे. ठीक है, तो बहुत छोटा सा ही टॉपिक है ये कोरोजन. बच्चों अभी इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है रैंसिडिटी. ठीक है, रैंसिडिटी का मतलब क्या होता है, मतलब हम कहते हैं ना स्मेल चेंज हो गई या स्मेल खराब आ रही है, टेस्ट बदल गया, वो रैंसिड होता है. खाना रैंसिड हो जाता है. रैंसिड होना मतलब बिगड़ जाना. ठीक है, अगर भाई रैंसिड का ऑपोजिट बोलूं तो फ्रेश होता है. ठीक है, रखा हुआ खाना, स्टेल. ठीक है, तो रैंसिड कब होता है खाना, तो देखो आपको पता होगा कि मोस्टली जो फूड है उसमें ऑयल होता है. जैसे अगर मैं मूंगफली की बात करूं, बादाम की बात करूं, चिप्स की बात करूं, इन सब में ऑयल होता ही है. तो आप कहोगे मैम ऑयल तो खाने को बिगड़ने से बचाता है ना, ऑयल बचाता है खाने को बिगड़ने से, पर अगर बहुत लंबे समय तक रख दो तो वो खराब कर सकता है खाना. जैसे आपने भाई बहुत लंबे समय तक मूंगफली रख दी है, मतलब वो पीनट होती है, आपने बंद करके रख दी, ग्राउंड नट बहुत टाइम तक बंद करके रख दी है डब्बे में, और फिर बहुत सारे टाइम बाद आपको याद आता है कि रखी थी, खोली, खाई, तो एकदम अलग सा टेस्ट आएगा. ठीक है, स्मेल आएगी. तो ये ऐसी चीजें खाने से आपको नुकसान तो नहीं होता है, पर आपका डाइजेशन बिगड़ सकता है. ठीक है, ऐसी चीजें खाने से जिसका टेस्ट बदल गया है और जिसमें से स्मेल आ रही है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम आपका मतलब उस टाइम डाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकती है. ठीक है, ऐसी कोई आपकी हेल्थ बहुत खराब नहीं हो जाएगी, मतलब डाइजेशन आपका बिगड़ जाएगा. तो देखो मोस्टली सब में ऑयल होता ही है. ऑयल प्रिजर्वेटिव का काम करता है. ठीक है, ऑयल बचाने का काम करता है खाने को, पर बहुत लंबे समय तक अगर खाना आप रख दो ऐसे ही तो वो फिर ऑक्सीडाइज हो जाता है खाना, मतलब ऑक्सीडेशन हो जाता है और खाना बिगड़ जाता है. जैसे आपने अभी इससे पहला वाला टॉपिक कोरोजन पढ़ा, तो कोरोजन में भी क्या हुआ, उसको ऑक्सीजन लग गया, उसमें भी ऑक्सीडेशन. कोई आपसे पूछे कोरोजन और रैंसिडिटी कैसे रिएक्शंस हैं, तो आप क्या बोलोगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हैं. ठीक है, कोरोजन और रैंसिडिटी दोनों ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हैं. क्यों, क्योंकि दोनों में ऑक्सीजन मतलब दोनों को तरह ऑक्सीजन की प्रेजेंस वो रिएक्ट कर जाते हैं, मतलब ऑक्सीजन से. खाना है जो ऑयल कंटेनिंग खाना है वो भी तरह ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाता है, और बहुत लंबा समय पड़े रहने के बाद ऑफ कोर्स. और अगर और हमने कोरोजन में भी पढ़ा मेटल्स रिएक्ट कर जाते हैं,
ऑक्सीजन से। तो ये दोनों ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन अच्छा नहीं होता है चीजों के लिए, मतलब जैसे आपने उसमें आयरन वगैरह मेटल्स में पढ़ा तो उससे कोरोजन हो जाता है, और यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रेंसिड हो जा रहा है खाना। रेंसिड मतलब बिगड़ जा रहा है, ठीक है। तो रेंसिडिटी अगर आपको टॉपिक है तो आप क्या लिखेंगे, The taste and odor of food material containing fat and oil changes when they are left exposed to air for long time, ठीक है भाई। अगर आप खाना बहुत लंबा समय तक रख दो ऐसे ही, जिस ऑयल से बना हुआ खाना, फैट से बना हुआ खाना बहुत लंबे समय तक ऐसे ही रख दो, तो काफी समय के बाद वो उसका जो टेस्ट है, जो टेक्सचर है, जो उसका सुगंध है, वो सब बदल जाएगी, और उसे ही हम रेंसिडिटी कहते हैं, ठीक है। अगर मैं कहूँ रेंसिडिटी के इफेक्ट्स क्या हैं, रेंसिडिटी क्या करती है, तो रेंसिडिटी मतलब खाने की जो स्मेल है उसे अनप्लेजेंट करती है, ठीक है, और उसका टेस्ट चेंज कर देती है, ठीक है। रेंसिडिटी का मतलब ही होता है खाना बगड़ना, ठीक है, चीज का बगड़ना होता है। तो व्हेन ऑर्डर एंड टेस्ट ऑफ फूड चेंजेस, और वो अच्छा नहीं होता है, अनप्लेजेंटली होता है। तो और कहाँ पे होता है कि भाई ऑयल कंटेनिंग फूड, ठीक है, भाई जिस खाने में ऑयल का प्रेजेंस है उसमें ऐसा होता है, और बहुत लंबा समय तक आप रख दो तब होता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं रेंसिडिटी। कोई आपसे पूछे कॉज क्या है, क्यों होता है, जो ऑयल या फैट वाला खाना लंबे समय के बाद खराब क्यों हो जाता है, तो उसकी रीजन है, कॉज क्या है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल प्रेजेंट इन फूड मटेरियल, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन की वजह से। ये याद रखना, कोरोजन का भी यही कारण था और रेंसिडिटी का भी यही कारण है, ठीक है। प्रिवेंशन, तुम बचा कैसे सकते हो ऐसा खाना, प्रिवेंट कैसे कर सकते हो, ऐसा खाना बन गया अब मतलब तुमने रख दिया है, अब कैसे बचा सकते हो, तो एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स टू द फूड मटेरियल। अब फूड में कोई ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स मिलाओ, एंटीऑक्सीडेंट्स आप देखेंगे कि जैसे बहुत सारी कंपनीज होती है, ठीक है, रेडी टू मेक फूड बेचती हैं, ठीक है, आप बस के आप घर जाओ और पका लो, वैसे होते हैं। तो बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स मिलाती हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें सब मिला हुआ होता है और आपको उसे पकाना, कुक करना होता है, ठीक है। तो एंटीऑक्सीडेंट्स की मदद से ही इतने लंबे समय तक वो रख पाती है, ठीक है। तो एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स टू द फूड मटेरियल। सेकेंड, स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स, ठीक है, बहुत टाइट एकदम बर्नी में आप बंद कर दो खाना, बहुत एयर टाइट होगी तो हवा पास ही नहीं होगी तो बगड़ेगा कैसे खाना, ठीक है। और फिर है यूजिंग फ्लश बैग विद नाइट्रोजन गैस। चिप्स वाले क्या करते हैं, जो चिप्स मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, ये गिव में भी आंसर आता है कि भाई चिप्स मैन्युफैक्चरर्स ऑक्सीजन गैस क्यों फ्लश करते हैं, मतलब वो जो उनके जो फूले हुए पैकेट्स क्यों होते हैं उसके अंदर और नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन नाइट्रोजन गैस क्यों भरी हुई होती है, फूले हुए क्यों होते हैं, तो वो फ्लश मतलब भरा हुआ क्यों होता है, उसमें नाइट्रोजन होता है। वो किससे फ्लश करते हैं, नाइट्रोजन से फ्लश करते हैं। तो वो नाइट्रोजन एक्चुअली में क्या है, एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है, नाइट्रोजन एक एंटीऑक्सीडेंट है, और नाइट्रोजन की वजह से वो जो नाइट्रोजन है वो बहुत लेस रिएक्टिव भी होता है, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट है, वो ना खुद ऑक्सीडाइज होता है ना होने देता है, ठीक है। तो वो एंटीऑक्सीडेंट है, वो बहुत कम रिएक्टिव होता है, वो रिएक्ट ही नहीं करता है, मतलब उसको कोई भी ऑक्सीजन वगैरह आएगा रिएक्शन कराने वो नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप ये सब करके रेंसिडिटी बचा सकते हो, प्रिवेंशन। इसमें ये जो मैंने थर्ड वाला बोला ये एज अ गिव रीजन आता है कि भाई क्यों चिप मैन्युफैक्चरर्स क्यों नाइट्रोजन गैस भरते हैं, या क्यों उनके जो चिप मैन्युफैक्चरर्स के पैकेट्स क्यों फूले हुए होते हैं। तो आप बोल सकते हो कि जो उनकी जो बैग्स हैं वो नाइट्रोजन से भरते हैं, और नाइट्रोजन इटसेल्फ इज एन एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट है, और इसीलिए उनके जो बैग्स हैं वो फूले हुए होते हैं, ठीक है। तो ये आपका रेंसिडिटी है। रेंसिड, खाना रेंसिड होना मतलब खाना बगड़ना, और खाना बगड़ने का प्रोसेस, ठीक है, जो कि है ऑक्सीडेशन, उसे कहते हैं रेंसिडिटी, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको बताया कोरोजन और रेंसिडिटी दोनों ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ही हैं। खाना एक्चुअली तो ऑयल तो प्रिजर्व करता है, खाने को ऑयल प्रिजर्व करता है, बट वो लंबे समय तक ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, बट इट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय के बाद ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। और कोरोजन और जो रेंसिडिटी है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हैं।
एक क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग टू रिएक्शंस। ठीक है, इन दोनों जो आपको नीचे दो रिएक्शंस दी हुई है उनके बीच का डिफरेंस क्या है। ठीक है, क्या डिफरेंस है आप सोचिए। देखिए पहली रिएक्शन है Mg+2HCl गिव्स MgCl2 + H2। ठीक है, Mg+2HCl है वो MgCl2 और H2 दे रहा है, और सेकंड NaOH और HCl NaCl और H2O दे रहा है। तो बताओ दोनों रिएक्शंस के बीच का डिफरेंस क्या है। ठीक है, क्या डिफरेंस बोल सकते हो आप। तो देखो पहला रिएक्शन देखो, फर्स्ट रिएक्शन, पहला रिएक्शन कौन सा है। तो फर्स्ट रिएक्शन देखो एक एलिमेंट है और ये कंपाउंड है। तो देखो ये एलिमेंट Mg ने H को धक्का दिया। ठीक है, तो MgCl2 बना दिया और H को अकेला बना दिया। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे। फर्स्ट रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हियर Mg डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन। ठीक है, Mg डिस्प्लेस कर देता है इसको एज इट इज मोर रिएक्टिव, ज्यादा रिएक्टिव है इसलिए तो धक्का दे पाया। ठीक है, एज इट इज मोर रिएक्टिव। ठीक है, तो हेंस इट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप है ना साइंस में देखो बहुत ही टीचर्स है ना बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, साइंस में ऐसा होता है हमने टेक्स्ट पढ़ी हुई होती है, हमने सब किया होता है। ठीक है, सब लेक्चर्स अटेंड किए होते हैं, पर एग्जाम के टाइम हम वो क्वेश्चन कैच ही नहीं कर पाते हैं। ठीक है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, टीचर कैसे भी डाल रही है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, आपकी टेक्स्ट का नहीं है पर ये आया है बोर्ड में। ठीक है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू रिएक्शंस, दोनों के बीच का डिफरेंस बताओ। अब है चीज इजी, मेरे मतलब दिमाग में स्ट्राइक ही नहीं होगी क्योंकि मैंने कभी प्रैक्टिस ही नहीं किया अलग अलग क्वेश्चंस। ठीक है, आप जितने अलग क्वेश्चंस, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे आपका जो सोचने का जो दायरा है वो बढ़ेगा। ठीक है, तो देखो सेकंड है तो इट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सेकंड देखो NaOH plus HCl gives NaCl plus H2O। ठीक है, जो कह रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करते हैं, वो सोडियम क्लोराइड और वाटर देते हैं। ठीक है, तो फिर उसका कैसे करेंगे आप। तो देखो यहाँ पे तो डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कैसे। तो देखो म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है। ठीक है, ये इधर आया और ये इधर गया। ठीक है, तो इस तरह से म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है। तो हियर म्यूचुअल exchange of ions takes place। क्या हो रहा है यहाँ पे, जो आयंस हैं आपस में म्यूचुअली एक्सचेंज हो रहे हैं। ठीक है, वो अपनी सिर्फ जगह बदल रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं दोनों। तो जब दोनों साइड से ऐसे होता है तो इसे क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हेंस इट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, बच्चों अभी देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है व्हेन सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड आर मिक्स्ड अ वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म्स। ठीक है, कह रहा है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मतलब एक्वस फॉर्म होता है। ठीक है, कि उसको जब मिक्स करते हैं तो एक व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है, सफेद कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। व्हाट इज द नेम ऑफ व्हाइट प्रेसिपिटेट, उस सफेद प्रेसिपिटेट का नाम क्या है जो प्रोडक्ट में बनेगा। और इज इट्स प्रेसिपिटेशन अ रिडॉक्स रिएक्शन, और ये जो प्रेसिपिटेशन हो रहा है क्या वो रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स मतलब रिडॉक्स क्या होता है, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है। देखिए सॉल्यूशन क्या बोल रहा है, व्हेन सॉल्यूशंस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड आर मिक्स्ड। देखो सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड। ठीक है, जब सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड आप मिक्स करते हो तो क्या होता है, तो देखो ये ब्रेक होगा। ठीक है, ये Ag+ होगा, ये NO3- होगा। ठीक है, फिर ये Na+ होगा, ये Cl- होगा। ठीक है, ये जाएगा इसके पास और ये आएगा इसके पास, तो क्या बनेगा AgCl।
और क्या बनेगा NaNO3। तो AgCl क्लोराइड आया, वो क्लोराइड इनसॉल्युबल होता है तो क्या होगा एक्वस, ठीक है। जो क्लोराइड वाले सॉल्यूशंस होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है। और ये NaNO3 बना प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है। प्रेसिपिटेट क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। अभी देखो इसमें एक लोचा है, बताओ क्या लोचा किया है। देखो क्लोराइड्स, क्लोराइड्स क्या होते हैं, वो होते हैं इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है। क्लोराइड्स आर इनसॉल्युबल, तो जो सॉलिड होगा वो यहाँ होगा, ठीक है। प्रेसिपिटेट इसका बनेगा। और नाइट्रेट्स होते हैं वो एक्वस होते हैं, ठीक है। जो क्लोराइड्स हैं याद रखो, क्लोराइड्स आर इनसॉल्युबल, ठीक है। तो जो मतलब जो व्हाइट पीपीटी बनेगा वो AgCl का बनेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट व्हाट इज द नेम ऑफ व्हाइट प्रेसिपिटेट, तो द नेम ऑफ व्हाइट प्रेसिपिटेट इज AgCl, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड। द नेम ऑफ व्हाइट precipitate is AgCl, ठीक है। और क्या बोल रहा है, इज इट्स प्रेसिपिटेशन अ रिडॉक्स रिएक्शन। अच्छा AgCl क्यों है, बिकॉज इट इज इनसॉल्युबल, ठीक है, बिकॉज इट इज इनसॉल्युबल, वो घुलेगा ही नहीं। जबकि एक्वस सॉल्यूशन की खासियत है वो घुल जाता है, ठीक है, नाइट्रेट्स घुल जाते हैं और क्लोराइड्स नहीं घुलते, इट इज इनसॉल्युबल। अच्छा अब क्या बोल रहा है नेक्स्ट, इज इट्स प्रेसिपिटेशन अ रिडॉक्स रिएक्शन, क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है। तो ये देखो रिडॉक्स रिएक्शन आपने क्या पढ़ा था कि भाई एक्सचेंज वो ऑक्सीजन, भाई ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का, ठीक है, एडिंग और रिमूवल होता है, ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन। पर यहाँ देखो, यहाँ पे आपको कहीं देखो दिख रहा है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो एडिंग और रिडक्शन नहीं दिख रहा है, ठीक है। सो नो, इट इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। अच्छा और क्या बोल रहा है कि भाई अच्छा और दूसरी चीज, ये प्रेसिपिटेशन तो है, ठीक है, क्योंकि प्रेसिपिटेट बना, ठीक है। प्रेसिपिटेट क्या होता है, जो घुलता नहीं है, ठीक है, जो इनसॉल्युबल होता है वो प्रेसिपिटेट, तो प्रेसिपिटेट तो बना, तो ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, इट इज अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अच्छा एक और रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन है ये, एक और रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन है, तो ये है डबल डिस्प्लेसमेंट। कैसे, तो देखो यहाँ पे म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है, ठीक है, ये Na इधर आया, Ag इधर गया, ठीक है। तो क्या हो रहा है, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस, तो ये क्या है, इट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, इन्होंने तो क्वेश्चन शुरू में पूछा था कि सॉल्यूशंस हैं, तो आपने सॉल्यूशंस लिखे, फिर उसने कहा एक व्हाइट पीपीटी तो बनेगा ही, ठीक है, तो एक पीपीटी बनेगा, कुछ एक सॉल्युबल होगा, एक इनसॉल्युबल होगा, एक्वस तो कुछ तो रहेगा, तो इसमें आपको डिसाइड करना था कौन है। पर क्योंकि क्लोरीन जो है वो इनसॉल्युबल होता है, इसलिए AgCl क्या है, सॉलिड है, ठीक है। अच्छा ये मैंने एडिशनल लिखा, आपको सिर्फ रिडॉक्स बताना था, ये मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिख दी, ठीक है। तो आप सिर्फ नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन लिखोगे तो भी चलेगा। बच्चों अभी यहाँ देखो क्वेश्चन 16, गिव एन एग्जांपल फॉर अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन व्हिच इज एक्सोथर्मिक। कह रहा है एक एग्जांपल दो, गिव एन एग्जांपल फॉर कॉम्बिनेशन रिएक्शन व्हिच इज एक्सोथर्मिक। एक रिएक्शन का एग्जांपल दो जो कि एक्सोथर्मिक है, कॉम्बिनेशन भी है और एक्सोथर्मिक भी है। तो देखो आपने एक व्हाइट वॉशिंग वाला कल क्वेश्चन पढ़ा था कि एक लेडी बजा के उसको घर को व्हाइट वॉश करना था, तो कैल्शियम ऑक्साइड खरीद के लाया, आके H2O डाला, फिर आपने पढ़ा बहुत सारी हीट रिलीज हुई और क्या बना, CaOH ट्वाइस, ठीक है। तो वही एग्जांपल यहाँ लिख दो क्योंकि उसमें दोनों चीजें हुई, कॉम्बिनेशन भी और हीट भी बहुत सारी रिलीज हुई, ठीक है। तो सॉल्यूशन फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट का सॉल्यूशन गिवन एग्जांपल फॉर कॉम्बिनेशन, तो CaO plus H2O gives CaOH twice plus heat, ठीक है। तो यहाँ देखो CaO सॉलिड था, पाउडर लाई थी, ये लिक्विड में आके डाला और फिर रिएक्शन कराया,
मतलब खाली सिर्फ डालने से ही कंबाइन हो गया, ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये आपकी स्लैगलाइन हुआ, ठीक है, और इसको क्या बोलते हो, क्विकलाइन, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड बोलो, ठीक है। तो ये लेडी ने ऐसा किया, तो ये दोनों रिएक्शन है, ठीक है, कॉम्बिनेशन भी हो रहा है और यहाँ पे एक्सोथर्मिक भी हो रहा है, ठीक है, हीट भी बहुत सारी रिलीज हुई और कॉम्बिनेशन भी हुआ, ठीक है। अच्छा, अभी सेकंड नंबर देखें, इसमें क्या है कि भाई कौन ऑक्सीडाइजिंग है और कौन रिड्यूसिंग है। क्वेश्चन क्या है सेकंड का कि आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शंस, कि इस रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है वो बताओ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सेकंड H2S गैस प्लस Cl2 गैस gives 2HCl प्लस सल्फर, ठीक है। तो देखो हाइड्रोजन सल्फाइड, क्लोरीन गिव्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फर, ठीक है। तो कह रहा है कि इसमें रिड्यूसिंग कौन है, ऑक्सीडाइजिंग कौन है। तो देखो यहाँ पे ये H2S H2 इसको देगा, ठीक है, ये इसको देगा, तो ये क्या करेगा, H2S क्या हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट हुआ ना, वो दे रहा है, देने का काम कर रहा है, ये है रिड्यूसिंग एजेंट है, पर एक्चुअली में होगा यहाँ ऑक्सीडेशन, ठीक है। आपने पढ़ा था कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ये क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट, H2S क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। और तीसरा है Cl2, क्योंकि ले रहा है तो वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। जो दे रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट हुआ और जो ले रहा है वो हुआ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सिंपल। अच्छा, थर्ड नंबर देखो, नेम द फिनोमिनन ड्यू टू विच द टेस्ट एंड स्मेल ऑफ ऑयली फूड चेंजेस व्हेन केप्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम इन ओपन। उस फिनोमिनन, उस प्रोसेस का नाम लो जिसमें खुला खाना खराब हो जाता है, उसका टेस्ट बिगड़ जाता है, उसकी स्मेल बिगड़ जाती है, उस प्रोसेस का नाम लो। तो कौन सा है प्रोसेस, अभी अभी पढ़ा, रेंसिडिटी, ठीक है। आज हमने यही टॉपिक कवर किया, रेंसिडिटी है वो टॉपिक, ठीक है, रेंसिडिटी। अच्छा, क्या बोल रहे, सजेस्ट वन मेथड टू प्रिवेंट इट, इसको बचाने के लिए कोई मेथड बोलो, ठीक है। तो प्रिजर्व द फूड इन एयर टाइट कंटेनर, ठीक है। आप बहुत सारे मैं तरीके, उसमें 2 तरीके दिखाए थे, तो आप लिख सकते हो प्रिवेंशन, प्रिजर्व द फूड इन एयर टाइट कंटेनर, ठीक है। तो आपने पढ़े थे तरीके, इसमें से मैंने एक इजी वाला तरीका लिख दिया। बच्चों अभी क्वेश्चन देखें, स्टेट रीजन फॉर द फॉलोइंग, इसकी रीजन दें। फर्स्ट वाला, स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इज एडेड टू वाटर ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, ठीक है, कि हम वाटर में कुछ मात्रा एसिड की मिलाते हैं जब हमें इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर करना होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, ठीक है। तो इसमें जब हमें इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर करना होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस मतलब डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर, ब्रेकडाउन ऑफ वाटर, इलेक्ट्रो वर्ड मतलब यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी की मदद से जब आप ब्रेकडाउन ऑफ वाटर करते हो तो उसके लिए आप थोड़ा सा एसिड भी मिलाते हो उस वाटर के अंदर। तो रीजन क्या है, तो वाटर, देखो वाटर एक गुड कंडक्टर नहीं है इलेक्ट्रिसिटी का। सॉल्यूशन फर्स्ट, कह रहे क्यों मिलाते हो, फर्स्ट, तो प्योर वाटर इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। जो प्योर वाटर है, ठीक है, तो प्योर वाटर कंडक्टर नहीं है, तो उसको कंडक्टर बनाने के लिए, ठीक है,
मतलब उसको अच्छा कंडक्टर बनाने के लिए, वो कंडक्ट हो, तो उसको मतलब उसको उसमें HCl डाला जाता है, मतलब उसमें एसिड डाला जाता है कि भाई वो थोड़ा चार्ज हो और इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे और ब्रेक डाउन हो, ठीक है। मतलब एडिंग ऑफ एन एसिड मेक्स द डिकम्पोजिशन इजी, डिकम्पोजिशन प्रोसेस है वो इजी हो जाता है, ठीक है। तो एडिंग ऑफ HCl, ठीक है। अगर आप HCl ऐड कर रहे हो, सो एडिंग ऑफ HCl हेल्प्स, या एसिड, ठीक है, एडिंग ऑफ एसिड हेल्प्स इन द डिकम्पोजिशन ऑफ, किसकी डिकम्पोजिशन में मदद करता है, हेल्प्स इन द डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर, ठीक है। क्योंकि वो गुड कंडक्टर नहीं है, मतलब प्योर वाटर गुड कंडक्टर नहीं होता है, कंडक्ट नहीं करता है, तो एडिंग ऑफ एसिड्स हेल्प्स इन द डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर ड्यूरिंग इलेक्ट्रोसिस ऑफ वाटर, ठीक है। The second again, when ammonium chloride is dissolved in water in a test tube, the test tube becomes cold, ठीक है। देखो जो अमोनियम क्लोराइड है मतलब NH4Cl, और उसको वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं, मतलब H2O में डिसॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। NH4Cl को H2O में डिसॉल्व कर रहे हो आप, तो क्या होता है, आप वो जो रिएक्शन है ना, वो रिएक्शन होने के लिए बहुत ज्यादा हीट मांगता है, ठीक है। NH4Cl को जब वाटर में डिसॉल्व करते हो तो ये रिएक्शन होने के लिए हीट मांगता है, मतलब ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो वो जो क्या करता है, हीट कहाँ से लाता है, उसकी जो आसपास का सारा सराउंडिंग है ना, वहां से हीट ले लेता है, तो ऑटोमेटिक जो उसका जो सराउंडिंग है वो कोल्ड हो जाता है, ठीक है। जो टेस्ट ट्यूब है वो कोल्ड हो जाता है। तो रीजन क्या लिखेंगे, रिएक्शन ऑफ अमोनियम क्लोराइड dissolved in water और जो रिएक्शन है अमोनियम क्लोराइड का जो वाटर में डिसॉल्व करता है इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो वो जो अपने सो इट टेक्स हीट फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, वो अपने आजू बाजू से हीट ले लेता है, फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, ठीक है, वो अपने आजू बाजू से हीट ले लेता है। और इसीलिए रिएक्शन ऑफ अमोनियम क्लोराइड डिसॉल्विंग ऑफ वाटर इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो वो अपने आजू बाजू के वातावरण से हीट ले लेता है और इसीलिए टेस्ट ट्यूब क्या हो जाता है, कोल्ड, ठीक है। सो द टेस्ट ट्यूब बिकम्स कोल्ड। थर्ड, पेंट इज अप्लाइड ऑन आयरन पार्टिकल्स। क्यों हम पेंटिंग करते हैं आयरन पार्टिकल्स पे, तो टू प्रिवेंट रस्टिंग और कोरोजन। क्यों लगाया जाता है, हम रस्टिंग या कोरोजन से बचाना चाहते हैं। सो व्हाई पेंट इज अप्लाइड, रीजन देना है, टू प्रिवेंट रस्टिंग और कोरोजन, ठीक है, रस्टिंग या कोरोजन से बचाने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन देखो, अ मेटल एक्स एक्वायर्स अ ग्रीन कलर कोटिंग ऑन इट्स सरफेस ऑन एक्सपोजर टू एयर। मतलब कोई मेटल है, एक्स नाम है उस मेटल का, अगर आप उसको एयर में एक्सपोज करते हो, ठीक है, खुला छोड़ देते हो एयर में, तो वो उस पे ग्रीन कलर की कोटिंग हो जाती है, उसके ऊपर ग्रीन कलर की परत चढ़ जाती है।
आइडेंटिफाई द मेटलाइट्स एंड नेम द प्रोसेस इन्वॉल्व इन इट। कौन सा है? अभी अभी आज हमने ये टॉपिक कवर किया। ग्रीन कलर कोटिंग कौन सा है? कॉपर। ठीक है, द मेटल एक्स इज कॉपर। फर्स्ट सॉल्यूशन, द मेटल एक्स इज कॉपर या Cu। और ये प्रोसेस कौन सा है? द प्रोसेस इज कोरोजन। ठीक है, ये जो प्रोसेस हो रहा है वो कोरोजन हो रहा है, और ये जो मेटल है जिसपे ये हो रहा है वो है कॉपर। सेकेंड है नेम एंड राइट केमिकल फॉर्मूला ऑफ द ग्रीन कोटिंग फॉर्म। वो जो ग्रीन परत बन जाती है उसका नाम भी लिखो और उसका केमिकल फॉर्मूला भी लिखो। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या लिखेंगे? सेकंड में देखें तो केमिकल फॉर्मूला ग्रीन कोटिंग है, तो उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा? ग्रीन कोटिंग का केमिकल फॉर्मूला इज CuCO3 CuOH ट्वाइस। ठीक है, और नाम क्या होगा? बेसिक कॉपर कार्बोनेट। ठीक है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट होगा। देखो क्या बोल रहा है, केमिकल फॉर्मूला क्या होगा? तो CuCO3 CuOH ट्वाइस बेसिक कॉपर कार्बोनेट। ये मतलब बेस है ना, तो बेसिक कॉपर कार्बोनेट। अच्छा, बना कैसे मैं आपको बता देती हूँ कैसे बना ये। तो देखो कॉपर है, किससे किससे रिएक्ट हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड से, ऑक्सीजन से, वाटर से, मतलब एटमॉस्फेयर में तो सब कुछ आ गया, एटमॉस्फेयर से रिएक्ट हुआ। तो इसने क्या बनाया? CuCO3 CuOH ट्वाइस, ये बना दिया। ठीक है, यहाँ देखो Cu दो बार ही है तो ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। ठीक है, आप चेक करो ये सारा इसमें होगा। ठीक है, मतलब क्योंकि कॉपर है, कार्बन डाइऑक्साइड से भी रिएक्ट हुआ, ऑक्सीजन से, वाटर से। इसमें ऐसे लिखा हुआ है एक्सपोजर टू एयर। एयर में तो सारी गैसेस आई, तो एयर से एक्सपोज हुआ, एयर से वो मतलब एक्सपोजर टू एयर मिला, तो उसने क्या बनाया? बेसिक कॉपर कार्बोनेट। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखें, थर्ड नंबर। List two important methods to prevent the process. To prevent it, क्या कर सकते हो आप कॉपर को बचाने के लिए? दो चीजें हो सकती हैं, पेंटिंग और दूसरा होता है गैल्वेनाइजिंग। ठीक है, ये दो चीजें कर सकते हो, या तो पेंट कर दो उसके ऊपर या तो गैल्वेनाइज करो। ठीक है, देखो गैल्वेनाइजिंग, तो गैल्वेनाइजिंग क्या होता है? जब आप किसी वस्तु के ऊपर जिंक की कोटिंग कर देते हो, ठीक है, उसको प्रिवेंट करने के लिए जिंक का कोट कर दिया जाता है व्हाइट कलर का, तो तब हम कहते हैं कि गैल्वेनाइज किया गया। ठीक है, तो पेंटिंग कर सकते हो, गैल्वेनाइजिंग कर सकते हो, इस तरह से कॉपर को सेव कर सकते हो। ठीक है, तो कॉपर बेसिक कॉपर कार्बोनेट है, वो जो ग्रीनिश कंपाउंड बना। ठीक है, और मेटल है कॉपर, और प्रोसेस का नाम है कोरोजन। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन है व्हाई आयरन कोरोड्स बट एल्यूमिनियम डज नॉट। कि आयरन करोजन होता है, आयरन में करोजन होता है पर एल्यूमिनियम में नहीं होता। ठीक है, आयरन में करोजन होता है पर एल्यूमिनियम में नहीं होता। तो रीजन क्या है? सॉल्यूशन, तो देखो जो एल्यूमिनियम है वो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है कंपेयर टू आयरन। ठीक है, तो एल्यूमिनियम is quite reactive than iron। ठीक है, वो आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, so it forms a passive layer। पैसिव मतलब बचाता है खुद को। passive layer of aluminium oxide on exposure टू एयर। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लेयर बना देता है
विच इज नॉट रिएक्टिव। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या है, रिएक्टिव नहीं है, विच इज नॉट रिएक्टिव, वो रिएक्टिव ही नहीं है, मतलब वो रिएक्ट नहीं करता है, उस पर अगर एटमॉस्फेयर हमला भी करता है तो एल्यूमिनियम तुरंत उसके साथ ही एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लेयर बना देता है अपने आसपास, तो वो जो बाहरी पदार्थ है उनको अटैक ही नहीं करने देता है खुद पे एल्यूमिनियम, तो इसलिए वो बच जाता है, मतलब इसलिए वो करोजन से बच जाता है। वाइट आयरन जो है वो इजीली रिएक्ट करता है, आयरन इजीली रिएक्ट्स विद एयर। सो ये क्या है, सो आयरन करोड्स बट एल्यूमिनियम डज नॉट। ठीक है, मतलब जो एल्यूमिनियम है ना, परत अपने ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत बना लेता है, उससे उसको प्रोटेक्शन मिलता है, जबकि वो आयरन है तरत वो उस पे वो एक्सपोजर हो ही जाता है। ठीक है, और मतलब वो डैमेज हो जाता है। सेकेंड नंबर देखें, write chemical name and the formula of the brown gas produced during thermal decomposition of lead nitrate। lead nitrate होता है PbNO3 twice। ठीक है, PbNO3 twice, ठीक है, रिएक्शन करेगी, और ये जो ब्राउन केमिकल नेम एंड द फॉर्मूला ऑफ ब्राउन गैस, तो ब्राउन गैस कौन सी बनी थी, ये मेरे ख्याल से कल के परसों के लेक्चर में भी ये क्वेश्चन आया था। ब्राउन गैस कौन सी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनी थी। ठीक है, NO2 है ब्राउन गैस, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, और इसका केमिकल नेम भी लिखना है आपको, और इसका फॉर्मूला भी लिखना है। ठीक है, यही है। अच्छा, ये वाली रिएक्शन आप कंप्लीट करोगे खुद, ये आपका होमवर्क है, क्योंकि मेरे ख्याल से परसों के कल मैंने कवर किया था। ठीक है, आपको ये खुद कवर करना है, PbNO3 ट्वाइस वाली इक्वेशन। थर्ड नंबर देखो, थर्ड नंबर, what is the general name of the chemical which are added to fat and oil containing foods to prevent the development of rancidity। ठीक है, क्या बोल रहा है कि उन केमिकल्स का नाम लिखो कि जो फैट और ऑयल में मिलाए जाते हैं रेंसिडिटी से बचाने के लिए, उनका एक नाम है एंटीऑक्सीडेंट्स। ठीक है, तो उनका जनरली हम उनको एंटीऑक्सीडेंट्स बोलते हैं। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट्स आर एडेड टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड किए जाते हैं ताकि रेंसिडिटी से बचा जाए। ठीक है, क्वेश्चन है विच रिएक्शन इज फॉलोड बाय टू कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर इन्वॉल्व इन व्हाइट वॉश ऑफ द वॉल्स। ठीक है, कह रहा है कि आप जब व्हाइट वॉशिंग करते हैं, ठीक है, जब चूना लगाते हैं तो कौन से दो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होते हैं और उसके बाद कौन सा रिएक्शन होता है, 3 रिएक्शन लिखने हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है हमने किया है इतने क्वेश्चंस, उसमें से ये तीसरी बार ये क्वेश्चन आया है, ये आपके टेक्स्ट में एक बॉक्स के रूप में दिया हुआ है। तो विच रिएक्शन इज फॉलोड बाय 2 कॉम्बिनेशन रिएक्शन इन्वॉल्व इन व्हाइट वॉश, में 3 रिएक्शंस लिखने हैं, पहले 2 कॉम्बिनेशन और तीसरा जब वो फाइनली चूना लगता है, व्हाइट वॉश होता है। तो आंसर ठीक है, तो पहला रिएक्शन क्या है, आपको देखो जब आपने चालू किया था आपने कैल्शियम ऑक्साइड पढ़ा था। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड कैसे बना होगा, Ca+O2। ठीक है, Ca सॉलिड होता है, गिव्स CaO। ठीक है, बैलेंस करो 2 और ये 2। ठीक है, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड हुआ या क्विकलाइन हुआ। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड बना होगा, देखो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन और दूसरा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फिर वो उसको घर लाया जाता है और उसको पानी में भिगोया जाता है ओवरनाइट। ठीक है, ये भी सॉलिड। ठीक है, इसको पानी में भिगोया जाता है तो क्या बनता है, CaOH ट्वाइस, स्लेक्ट लाइन।
ठीक है, और प्लस हीट, ठीक है। अच्छा, इसको रिएक्शन को कंप्लीट बैलेंस करें। बैलेंस कैसे करेंगे, तो यहाँ देखो CaOH बैलेंस है, ठीक है। अच्छा, फिर इसको ओवरनाइट रख दिया जाता है, ठीक है, पानी में भिगोया जाता है ओवरनाइट, फिर दूसरे दिन वो पुताई की जाती है, फिर वो रख मतलब वो उसको छेड़ते नहीं है, वो जो चूना लगा दिया उसको छेड़ते नहीं है, तो उसको प्रोसेस होने देते हैं, ठीक है। CaOH ट्वाइस को वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट होती है, ठीक है। तो क्या बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट होके CaCO3 बनाती है और H2O पीछे छूट जाता है, ठीक है। वो घाटा केमिकल बनता है जिससे चूना होता है CaCO3, ठीक है। तो वो मतलब दीवारों पे ये कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, फाइनली वो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है बहुत सारे घंटों के बाद कैल्शियम कार्बोनेट। ये सॉलिड होता है, ये लिक्विड, ये गैस है, ठीक है, और ये एक्वस है, और ये भी एक्वस है, ठीक है। तो मतलब व्हाइट वॉशिंग में ये 3 स्टेप्स लगते हैं। पहला तो भाई कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, उसके बाद उसको घर पे आके भिगोएंगे, भिगोने के बाद जब लगेगा तो उसको छोड़ देंगे, तो वो किससे रिएक्ट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा और वाटर पीछे छूटेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये 3 रिएक्शंस इन्वॉल्व होती हैं आपकी व्हाइट वॉशिंग में। अच्छा, आपका होमवर्क ले लें, थोड़ा सा ग्रुप में तो आएगा। अच्छा, ये चैप्टर की अभी आप इस हफ्ते कभी भी टेस्ट एक्सपेक्ट करना। ये हमारा जो केमिस्ट्री का चैप्टर है ये हमने दूसरी बार फिनिश किया है, एक बार हमने क्लास में किया था, एक बार अभी हम कर रहे हैं, तो इसका आप टेस्ट एक्सपेक्ट करोगे इस हफ्ते कभी भी। ये चैप्टर मैंने अभी जितना भी ऑनलाइन चलाया है सारे क्वेश्चंस उसी में से होंगे, कैसे भी होंगे, मैं आपको कैसे भी क्वेश्चन पहुंचाऊं, मैं आपके आंसर्स कैसे भी मंगाऊं, ठीक है, वो मेरी जिम्मेदारी है। पर आपको इस वीक के अंदर ये टेस्ट की तैयारी, आपका कल संडे है, ये तैयार कर लेना आप चैप्टर, किसी भी तरह से मैं आपकी टेस्ट लेने वाली हूँ, ठीक है, क्योंकि थियोरी सब्जेक्ट है, ठीक है, मैथ्स है, ठीक है, आपने समझा, थियोरी में आपको याद भी करनी है, इक्वेशंस अलग अलग होती हैं, कलर अलग होते हैं, ठीक है, बहुत चीजें याद करने की होती हैं। तो ये आपको टेस्ट है इसका, इस वीक में तैयारी रखना, मैं तो कह रही हूँ कल ही तैयार कर देना, ठीक है। होमवर्क देखो, होमवर्क एक तो ग्रुप में आएगा और दूसरा बायो के फिर से एक डायग्राम 2 बारी। ये जो मैं करा रही हूँ ना, ये चीज आपको लॉन्ग टर्म में समझ आएगी जब आपके फाइनल एग्जाम्स सर पे होंगे, तब आप देखना आपके डायग्राम्स कितने पक्के होते हैं, क्योंकि जो एंड डायग्राम्स के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता है और हमें लगता है हमें डायग्राम भी करने एंड टाइम पे, और अभी देखा जाए आपके लिए फ्री टाइम जैसा है, ठीक है। तो अगर अभी आप ये मैनेज कर लेते हो, बायोलॉजी में डायग्राम्स कर लिए तो आपने आधी जंग जीत ली, ठीक है। तो एक खाली डायग्राम्स आपके हाथ चढ़ गए, तो मैं बस वही चाह रही हूँ, और मैं बहुत टेक्निकल करा रही हूँ, जो भी मैं आपको बोल रही हूँ वो आपको लॉन्ग रन में हेल्प करेगा। जो मैं आपको बोल रही हूँ ना, आगे जाके आपको खबर पड़ेगी कि मैंने ऐसा क्यों बोला था, ठीक है। तो अभी आपको आज के लेक्चर के साथ बायो के ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पेज 104 का डायग्राम बनाना है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम 104 का 2 बारी बनाएंगे, नीट लेबलिंग, नीट डायग्राम, ठीक है, लेबलिंग खास अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। ये आप ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। अगर आप ये आजू बाजू वाला आदमी बनाने में या इसकी बगले बनाने में आप कंफर्टेबल नहीं है तो चलेगा, आप पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम ढंग से बना के लेबल करते हो तो भी मुझे चलेगा, ठीक है। पर 2 बारी विद परफेक्ट लेबलिंग एंड विद नीटनेस, ठीक है। और जो बाकी होमवर्क होगा वो ग्रुप में आ जाएगा, आप कर पाओगे, इजी होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट सब करा दिया मैंने चैप्टर में। और इस हफ्ते कभी भी चैप्टर 1 की एक्सपेक्ट करना टेस्ट, ठीक है। और मंडे वी विल स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर इन फिजिक्स। चलें, थैंक्स।